नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये ट्वीट भी एक सोशल मीडिया का एक अंग है, भाग है। वो राहुल गांधी का देखा गया क्योंकि वो ट्वीट पर लिख रहा है कि हमारे 15 लाख रुपए का क्या हुआ और काला धन लाया कि नहीं लाया और आपको 10 साल हो गए, मैंने इनको मोदी सरकार को आपको 10 साल हो गए और आपने संसद में, लोकसभा में वक्तव्य दिया कि कालाधन की आपको जानकारी नहीं है। देखिए, उसका यह ट्वीट इस तथ्य को झुठला नहीं सकता कि कालाधन पर एक जनहित याचिका जो है राम जेठमलानी की चल रही थी, जबकि अन्ना हजारे का आंदोलन था। अन्ना हजारे का आंदोलन भी धीरे धीरे जनता जान रही है कि इन्हीं जीएनपीसी वालों ने जब कालाधन और लूटपाट, भ्रष्टाचार की बात चल रही थी और संसद की कार्रवाई भी इसी के चलते स्थगित हो रही थी, तमाम घोटाले थे उसमें। एक घोटाला नहीं था, 2G स्पेक्ट्रम का था, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है CWG का था और आदर्श सोसाइटी का था और अगस्टा वेस्टलैंड जो है वो हेलीकॉप्टर का था और जो है वो पनडुब्बी घोटाला था, इसरो घोटाला था और कोयला घोटाला था। कई घोटाले थे, घोटालों की बड़ी लंबी फहरिस्त थी, सब में लूट और भ्रष्टाचार। तो इस माहौल से छुट्टी पाने के लिए उसने एक साजिश रची इस जीएनपीसी ने कि अन्ना हजारे को खड़ा कर दिया और उसी में पूरा देश भूल ही गया। और बाद में ये बात खुले कि अन्ना हजारे को इसी जीएनपीसी ने खड़ा किया था और उस अन्ना हजारे के आंदोलन का कुछ हुआ वह नहीं, बल्कि एक और अभिशाप उसी से निकला ये केजरीवाल। और केजरीवाल जो है इतना झूठा निकला और देश का गद्दार तो है ही कि अब दिल्ली के लोग अब दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी उसके मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के मोह माया जाल में अभी भी फंसे हुए हैं। अब कितना फंसे हुए हैं ये देखने की बात है। और यही मोह माया जाल वो गुजरात के वो पंचायत के चुनाव में भी जाकर के वही जाल फेंका, कुछ कामयाबी थोड़ी बहुत मिल गई। वही जाल जो है फेंकने जा रहा है पंजाब में और वैसा ही इसका प्रयास है उत्तर प्रदेश के जो आगामी विधानसभा में। तो ये अन्ना हजारे के आंदोलन का ये दुष्परिणाम रहा और अन्ना हजारे का आंदोलन जो है इसी जीएनपीसी वालों ने खड़ा किया। उस जो इतने घोटाले हुए थे और भ्रष्टाचार,
तो उसी दौरान जो है राम जेठमलानी की जो है सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका चल रही थी काले धन को लेकर के, और इसको कई बार बताया भी गया है। तो उसमें अनऑफिशियली जो जानकारी आई थी, हालांकि सोनिया मनमोहन की यूपीए सरकार ने इस बात को कबूला नहीं, लेकिन गैर आधिकारिक सूत्रों से जो सूचनाएं मिली, जो जानकारियां मिली, 2011 की बात है। तो उसमें यह था कि काले धन की राशि के हिसाब से, राशि माने अमाउंट के हिसाब से सोनिया गांधी का नाम सबसे ऊपर था, टॉप पर था। उसके नाम से उस समय 2011 में 30 लाख करोड़, और उसमें भारत सरकार का बजट हुआ करता था जो है वो 10-12 लाख करोड़, माने भारत सरकार के बजट का तिगुना, और इसे राहुल गांधी के नाम से था 12 लाख करोड़। अब आज की तारीख में, मतलब 10 साल तो बीत गए, तो आज की तारीख में वो अब 120 से लेकर 150 लाख करोड़ हो गया है। तो इसको जो है, जो ये इस तरह की का षड्यंत्र रच रहा है, वो देश का लुटेरा, देश का डकैत और देश का गद्दार तो है ही। वो राहुल गांधी के जो साजिश की हम ट्वीट करके हम अपने उस पाप को छिपा लेंगे, जनता जान रही इसको। अब ये बात जरूर है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो सरकार है, वो कह चुकी है लोकसभा में कि भाई उसको काले धन की जानकारी नहीं है, और इस तरह की, अच्छा, और उसके माने पूरी सरकार और बीजेपी वाले भी दोनों जो काला धन लाने का वादा किए थे, और खास करके जीएनपीसी की लूट की बराबर वो चर्चा किए थे, और उसी लूट का माहौल बना करके 2014 का लोकसभा चुनाव भी जीते थे, और इस देश की जनता ने इस भरोसे के साथ इनको वोट किया था और सत्ता में बिठाया था कि ये जीएनपीसी के लूट वाले काले धन सहित और काला धन जो है, जो कि हमारे इसी देश का पैसा है, उसको ये लाएंगे। इसके विषय में एक रामदेव, जो बाबा रामदेव हैं, अब वो पहले बहुत कह रहे थे, लेकिन अब इसमें वो कहना छोड़ दिए। एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कम से कम ये सरकार एक कानून ही पास करवा ले कि जो भी काला धन है भारत का विदेशी बैंकों में, वो भारत सरकार का है, इस देश का है। ये कानून पास करा ले तो यहाँ की एजेंसियों को काफ़ी अधिकार मिल जाएगा। इतना तक ये मोदी सरकार ने नहीं किया। यानी मोदी सरकार किस तरह से जीएनपीसी के लूटे हुए, जीएनपीसी द्वारा इस देश पर डकैती डाल करके, भ्रष्टाचार किए हुए करके जो है वो कालाधन के रूप में जो मैंने जमा किए हुए कालाधन को किस प्रकार रक्षा कर रही है, उसका नमूना आप सभी लोग देखिए कि कम से कम ये कानून ही पास हो गया होता कि जो भी विदेशी बैंकों में भारतीयों का काला धन है वह संपत्ति इस देश की है या भारत सरकार की है। तो तब भी हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, ईडी हो, कोई भी हो, उसको पूरा अधिकार मिल जाता है। लेकिन ये जो मोदी सरकार है वह डकैत यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार गांधी नेहरू परिवार के द्वारा लूटे हुए, भ्रष्टाचार किए हुए जो है वो
किए हुए के द्वारा जो अर्जित जो पैसा है, जो धन है, जो कि काला धन के रूप में वहाँ जमा है, उसकी रक्षा करने में ये पूरी साजिश कर रही है मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार को और श्री मोदी जी को और बीजेपी वालों को कदापि यह नहीं भूलना चाहिए कि वह पैसा बीजेपी का नहीं है, वो पैसा मोदी का भी नहीं है। पैसा इस देश के गरीब और आम भारतीय भाई बहनों का पैसा, इस देश का पैसा है। और कोई हक नहीं बनता है मोदी जी को कि जो है इन डकैतों का पैसा की रक्षा करके आप जो है वो काला धन जो है मैंने देश में कोई हक नहीं बनता है कि इसी देश का पैसा इन डकैतों के हवाले आप किए रहें और उसकी आप रक्षा करते हैं। ये पैसा आपका होता तो देश नहीं पूछता। ये पैसा हमारे देशवासियों का पैसा है, इस देश का पैसा है, जिसको ये लूट करके इन डकैतों ने कालाधन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा किया है। मोदी जी, वो पैसा आपका नहीं है, वो बीजेपी का भी पैसा नहीं है। वो पैसा तो या तो आपको लाना पड़ेगा या यह देश आपके मुंह पर जो है वो कालिख पोतेगा, और वो कालिख पोतेगा जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगा और वो छूटेगा भी। जो व्यवहार कर रहे हैं इस देश के साथ जो है जीएनपीसी के काले माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के काले धन को छुपाने के लिए वह इतिहास जो है कभी माफ़ नहीं करेगा, पूरा हिसाब लेगा। और यह देश भी पूरा हिसाब लेगा, क्योंकि वो पैसा हमारे देश का है। और आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि आप जो है कम से कम एक कानून बनवा देते कि जो भी ये पैसा इन सबों ने लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया हुआ है, वह धन इस देश का है, हमारे देशवासियों का है, भारत सरकार का है। इसी से तो दिखता है कि भाई कि आपकी मंशा क्या है। और इसीलिए अब उल्टे अब इन डकैतों को आप एक मौका दे रहे हैं। अब वो ट्वीट करके एक तो 15 लाख सब जब हल्ला करने लगे तो आपने एक बहुत बेहयाई वाला एक जवाब दिया कि भाई वो तो चुनाव के समय एक जुमला था। वो जुमला जो है किसी के गले में उतरा नहीं। भारतीय जनता दल तो 15 लाख की बात नहीं करता है। जो आपने जिसमें 2014 में प्रधानमंत्री पद का आपने कार्यभार संभाला, उस वक्त जो है सर्वोच्च न्यायालय के उस SIT माने काला धन लाने के लिए जो SIT गठित किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उस आदेश का आपने पालन करके उसको लागू कर दिया। ये तमगा तो आपने लूट लिया, लेकिन उसके बाद आपकी पूरी साजिश जो है इस GNPC को बचाने में और GNPC के द्वारा जो है लूटे हुए उस पैसा जो कि काला धन के रूप में है उसकी रक्षा करने में पूरी साजिश आपकी चल रही है। और इस बड़े पाप को ढकने के लिए आप तरह की बात, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात ऊंचे मन से उपदेश के रूप में एज ए स्टोइक माने उपदेश के रूप में प्रीचेस सरमन्स के रूप में करते रहते हैं, मन की बात करते रहते हैं। इस पर कभी आप नहीं बोलते हैं। अब उसी जो देश का जो सबसे बड़ा डकैत है उसको आप ये मौका दे रहे हैं कि अब तुम आज वो ट्वीट कर रहा है, कल को वो जनता के सामने कहेगा, फिर इसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि भाई काला धन तो लाए नहीं, तो उसी में वो छिपाने की कोशिश करेगा कि ये 10 साल इनका शासन रहा, ये तो लाए नहीं, हमने कुछ जो है लूटा ही नहीं। ये पूरा मौका आप इस डकैत GNPC को दे रहे हैं। देखिए, जान लीजिए कि एक अपराध होता है
एक अपराध को शह देने वाला होता है, उसका मैंने उसको बचाने वाला होता है। इस देश के हमारे लोगों का पैसा लूटने का डकैत तो ये जेएनपीसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस डकैत को बचाने वाले आप भी उसी तरह से भ्रष्टाचारी और डकैत माने जाएंगे, चूँकि आप उनकी रक्षा कर रहे हैं और उसके द्वारा लूटे हुए जो पैसा है जो कालाधन के रूप में जमा है, उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। तो आप भी उसी की श्रेणी में, उसी की तरह, उसी के बराबर डकैत और भ्रष्टाचारी माने जाएंगे। इतिहास के पन्नों में इसी रूप में अब दर्ज होगा और वो कालिख आपके मुंह पर फुटेगी और इसको इतिहास भी नहीं धुल पाएगा। ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं कि जिसने इस देश को बेतहाशा लूटा है, आज वो कह रहा है कि भाई कि उल्टा आपको कह रहा है कि जो है वो काला धन क्या हुआ, आप लाए नहीं। आप कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं, हमको जानकारी ही नहीं है। जो आपने 2014 के चुनाव में मैंने पानी पी करके प्रचार किया था, इसके आधार पर चुनाव जीता था, आज आप कह रहे हैं कि आपको काला धन की वो जानकारी नहीं है। वाह भाई वाह। और उस पर से इस जेएनपीसी के ये लूट के पाप को छिपाने के लिए ये साजिश आपकी चल रही है। अब ये साजिश क्यों कर रहे हैं, इसका कोई बहुत पुख्ता प्रमाण तो भारतीय ताकत दल नहीं दे सकता, लेकिन इतना उसको अंदेशा है, इतना उसको संदेह है, ये निश्चित तौर पर आरएसएस के इशारे पर आप जो है जेएनपीसी के द्वारा लूटे हुए पैसा जो कि काला धन के रूप में है, उसको बचाने की साजिश है। ये अंदेशा है और साथ ही ये अंदेशा काफ़ी हद तक, काफ़ी सीमा तक वास्तविकता में भी वो जनता के सामने आ गया। लेकिन यह देश और ये देश का इतिहास आपको इसी रूप में वो दर्ज करेगा, याद करेगा कि आपने इस डकैत जेएनपीसी को और जेएनपीसी के द्वारा लूट करके जमा किए हुए काले धन की रक्षा करने वाले, आप उसी के बराबर जो है डकैत और भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। और बीजेपी वाले याद रखें, भारतीय आम ताकत दल अपने समस्त आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जगाएगा। ये देखिए राष्ट्रवादी बीजेपी वाले, ये देखिए राष्ट्रवादी श्री मोदी जी इन देश के डकैतों को किस तरह से बचा रहे हैं। इस देश के डकैतों का यानी भ्रष्टाचार लूट के पाप को धुल रहे हैं। तो देश को बताएगा, छोड़ेगा नहीं। और साथ में जेएनपीसी को तो माने वो उजागर और बेनकाब तो करेगा। और जेएनपीसी बच नहीं सकती। राहुल गांधी से ट्वीट करके वो बच जाएं, वो बच नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर है कि वही कालिख जो है वह मोदी जी और बीजेपी के मुंह पर लग जाएगी, जो कि वो धुल नहीं सकते। जो कालिख जो है जेएनपीसी मैंने राहुल सोनिया के मुंह पर लगेगी, वही कालिख जो है इसे बीजेपी और श्री मोदी जी के मुंह पर लगेगी। यही फर्क आएगा। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, उसमें जब ये भारतीय जनता ताकत दल बराबर निरंतर ये भारतीय एकता का ये माहौल लाने का ये कोशिश में लगा हुआ है और वो मुहिम चला रहा है, और
ये विषय, ये मुद्दा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है, लोग उसमें शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो अब इसको चुराने का या इसकी नकल करने का या नकल करके इसके प्रभाव को कम करने का जो साजिश है, अब इसी के समानांतर कुछ वो लोग कर रहे हैं, वो पार्टियां कर रही हैं जो समाज को तोड़ रही थी, जो समाज को तोड़ रही थी ने तोड़ रही हैं। अब जैसे समाजवादी पार्टी जो है, जो घोर जातिवादी है, समाज को तोड़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये तो समाज को तोड़ना और जातिवादी होना ही, फिर उसका जो माहौल है, माहौल क्या है? गुंडागर्दी का, माफिया का, दबंगई का। और जब शासन मिलता है तो यही देखने को मिलता है कि पूरा माहौल, शासन का माहौल, गुंडागर्दी, माफिया, इसके बाद जो है वो दबंगई का। हर थाना जो है एक एमएलए पकड़ लेता है और अपने विरोधियों को जो है उसी थाने और पुलिस के द्वारा वो साधता है, उसको निपटाने की कोशिश करता है। और फिर जो है, और सरकार के हर की पोजीशंस पर, महत्वपूर्ण पदों पर उसके ही खास लोग, कुछ लोग तो कहते हैं कुछ खास जाति के लोग वो पाए जाते हैं। भ्रष्टाचार के जो है वो भ्रष्टाचार, पुलिस की भर्ती, जैसे 20 लाख पुलिस की भर्ती, और सुनने में आया था कि एक कैंडिडेट से 55 लाख रुपया लेकर के फिर उसी में से जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस करवा देना ताकि वो भर्ती का वो जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। इस तरह से जो है भ्रष्टाचार करना। और उससे भी बड़ी बात कि तालीम जो है शिक्षा किसी भी समाज की बुनियाद होती है, नींव होती है। उसी बुनियाद को खोदने के लिए, कमज़ोर करने के लिए जब भी आता है तो नकल, पूरी छूट, फर्जी डिग्री, फर्जी टीचर, इस तरह से पूरा आलम। और इसके अलावा जो पीसीएस की जो जितने भी रिजल्ट निकले वो किसी खास जाति के ही लोग उसमें भरे गए। तो ये प्रदेश भूला नहीं है। वो जो नाइटमेयर है, एक बिल्कुल माने ये काला जो है अनुभव, बहुत भयानक अनुभव देखा गया इन समाज मैंने जो समाजवादियों का समाजवाद के नाम पर और हमारे आदरणीय लोहिया जी के नाम पर आज वो कह रहा कि सर्व सम्मेलन की बात करता है। भारतीय जनता दल इस समाजवादियों से पूछना चाहता है कि सर्व एकता क्या होता है, बता दे। ये सर्व एकता क्या होता है जी? उसमें भी तमाम लोग जानकार लोग होंगे। ये सर्व क्या होता है भाई? सभी लोग जो संविधान ने सबको ये मान्यता दी, जितने देशवासी हैं सबको मान्यता दी है कि हम भारतीय हैं, तो सर्व कहाँ से होगा? इसका मतलब कि इनडायरेक्टली वो उसी अवधारणा पर काम कर रहे हैं कि सब लोग अनेक हैं। माने सब लोग अनेक हैं, मतलब कि जाति के अनुसार अनेक हैं, संप्रदायों के अनुसार अनेक है, जो भी है। और उस अनेक में एकता की बात करती है। ये निहायत एकता का सबसे घिनौना, सबसे खतरनाक वो अवधारणा है कि हम अनेक हैं। इसको खारिज करते हुए आवश्यकता इस बात की है, हमारे अमर शहीदों ने जो कुर्बानी दी थी और जो शहादत दी थी, उसका एक ही पैगाम है
कि हम लोग भारतीय हैं इसलिए एक हैं, और वही चीज़ संविधान भी कहता है। तो ये न तो हमारे उन अमर शहीदों के जज्बों का आदर करने वाले हैं, उसका घोर जो है वो निरादर करने वाले, और संविधान के आदेश को न मानने वाले, गैर संवैधानिक भी हैं, समाज विरोध, समाज में हमेशा जो है जाति के आधार पर और सत्ता जो है वो हथियाने वाले, उसी गणित जो है वो बिठाने वाले। आज वो उनके मुंह से यह एकता वाली बात कैसे लगती है, हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से इनको देखेंगे, समाजवादियों को। तो और यही नहीं, वो कह रहे हैं कि हम जो है इनकी प्रभु परशुराम जी की मूर्ति लगवाएंगे। इनकी नीचता देखिए और किस तरह की बात फैला रहे हैं। प्रभु परशुराम, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण में कोई भेद है? भारतीय जनता के दल तो इसको याद दिला रहा है कि अरे प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, प्रभु परशुराम तो एक ही, यही इतना ही एक नहीं है। अल्लाह भी एक ही है, खुदा भी एक ही हैं, गॉड और वाहिगुरु भी एक ही हैं। लेकिन इन समूह की नीचता देखिए कि वो खुदा को भी अलग कर दिया, अल्लाह को भी अलग कर दिया, वाहिगुरु को अलग कर दिया। जो बचे हमारे राम, तो राम को अलग किया, तो परशुराम को अलग किया, वो प्रभु कृष्ण को अलग किया। इनकी विभाजनकारी नीति जो है, माने जो घिनौनी जो सोच जो है कहाँ तक पहुँच रही है, इसको समझिए। अरे ये जब व्यवस्था पर काबिज होंगे तो इन स्थितियों को किस रसातल तक ले जाएंगे, इसका अंदाज करें। और ये भर रहे हैं कि वो राम मंदिर जो है बीजेपी वो बनवा रही। अरे भाई, बीजेपी कौन होती है उसको बनवाने वाली? फैसला जो दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, ये फैसला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। और उसी ने बोला था कि भाई कि तुम एक न्यास का या ट्रस्ट का गठन करो। तो सारा कुछ जो है जो इस देश की न्यायपालिका है उसके आदेश पर हो रहा है। बीजेपी उसका क्रेडिट लूटे तो दूसरी बात है। अब वो क्रेडिट लूट रही है तो ये दूसरा ये प्रपंच जो है या दूसरी साजिश ये शुरू कर रहे हैं। इसलिए इसको इस रूप में जो है वो समझा जाने की जरूरत है। और उससे भी बड़ी बात, ये तमाम जीएनपीसी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी पत्रकार हैं, बस यही चला रहे हैं, यूपी का ब्राह्मण किधर जाएगा, यूपी का ब्राह्मण किधर जाएगा। और जो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित हैं, अब ब्राह्मण है तो किसको वोट देंगे, सबसे बड़ा सवाल। और विशेष करके भारतीय जनता दल कभी भी जब हमारी एक ही जाति है कि भारतीय हैं, बात वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन अभी भी रोग पकड़ा हुआ है, तो रोग का जब भी जरूरत पड़ेगी वो संदर्भ के नाम पर वो बताया जाएगा। तो ये जिनमें ये जातिवाद उभार रहे हैं, वो हमारा जो भारतीय समाज का जो तबका है जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, हमारे समाज की परंपरा ये रही है कि उसने पूरे समाज को रास्ता दिखाया है, ज्ञान दिया है, गुरु रहे हैं। आज उनको ये पढ़ाया जाए कि आप भारतीय नहीं हैं, आप ब्राह्मण हैं, ये सबसे बड़े उनकी स्थिति को सबसे बड़ी चुनौती है। वो हमारे भारतीय समाज के ब्राह्मण कहे जाने वाले, यानी जो ब्राह्मण कहना तो ये एक अपराध है, लेकिन लोग मैंने जो अभी वो संबोधित कर रहे हैं,
वो जो तबका है उसके नाम पर एक बहुत बड़ी वो चुनौती है कि और ये सत्य भी है कि अब तक जो है जितना भी राजनीतिक माहौल रहा है, राजनीति से प्रभावित जो सामाजिक माहौल रहा है, कभी भी ये नहीं सिखाया कि आप ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय नहीं हैं, आप भारतीय हैं। आप ब्राह्मण नहीं, आप भारतीय हैं। आप यादव नहीं, आप भारतीय हैं। आप अनुसूचित जात जनजात नहीं, आप भारतीय हैं। आप व्यापारिक वर्ग नहीं, आप भारतीय हैं। आप बंगाली नहीं हैं, भारतीय हैं। आप असमिया नहीं हैं, भारतीय हैं। आप पंजाबी नहीं हैं, आप भारतीय हैं। आप कश्मीरी नहीं हैं, भारतीय हैं। आप हरियाणवी नहीं, आप भारतीय हैं। आप राजस्थानी नहीं, आप भारतीय हैं। आप गुजराती नहीं, आप भारतीय हैं। आप उड़िया नहीं, सिर्फ भारतीय हैं। आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी, मलयालम ये सब नहीं, आप भारतीय हैं। आज तक किसी ने इसे, जबकि संवैधानिक स्थिति और वो जो हमारे अमर शहीदों का पैगाम की स्थिति कहते हैं कि हम सिर्फ भारतीय। तो 60-70 सालों का माहौल, इसके बाद जो ये छोटे मियाँ आए बीजेपी वाले, इन्होंने कभी नहीं बताया। तो हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारा जो है भारतीय समाज का वो तबका जो कि ब्राह्मण कहा जाता है, काफ़ी ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, और उनके ज्ञान समझदार का तकाजा है कि इस देश का जो संविधान कहता है अपने को भारतीय समझे। ब्राह्मण कहना समझना छोड़ दे। इस भारत राष्ट्र के लिए, भारत राष्ट्र की मजबूती के लिए और भारत राष्ट्र के गौरव के लिए, इसलिए कि जितने भी देशवासी हैं उनकी पहचान भारत राष्ट्र के अनुसार है, जाति के अनुसार नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात कि इस भारतीय समाज को तोड़ने वाली ताकतों के बहकावे में गद्दार होना है। और ये प्रभु परशुराम जी की मूर्ति, फलाने की मूर्ति, ये सिर्फ उनका एक छलावा है, आपको छलने के लिए, आपके जो है वो चुनावी जाल में फंसाने के लिए इनके तरह तरह के वो हथकंडे। जरा फिर से ये भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि जातिगत अटैचमेंट छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता दल हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन के तबके से ये कहना चाहता है कि हमारे इन्हीं आदरणीय तबके से वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, जरा उनसे तो कुछ सीख लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद, उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वो तिवारी के रूप में इस देश में न जाने जाएं, उन्होंने अपनी तिवारी जो टाइटल थी उसको उखाड़ फेंका और वहाँ पर आज़ाद रख लिया, सिर्फ इसीलिए कि उनको एक भारतीय के रूप में, एक भारतीय इकाई के रूप में जाना जाए, न कि तिवारी या ब्राह्मण के रूप में। तो उनसे सीख लें हमारे ये जो तथाकथित ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन। और ये भी नहीं भूलें कि वो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद को, जो अमर शहीद और जो हमारे दिलों पर राज करते हैं, और वो हमारे इस देश के इतिहास में लोगों में हमेशा के लिए वो अमर रहेंगे, अमर हैं। उनको जो इसमें जो आज़ाद पार्क बन गया है इलाहाबाद में, वहीं पर वहीं पर जो अपनी ही गोली से, जब वो अंग्रेज़ों की पुलिस से घिर गए थे, अपनी गोली से मार करके वो जो है शहीद हुए थे। लेकिन उनके खिलाफ मुखबिरी करने वाला यही था, नेहरू था, गद्दार नेहरू। इसको भी याद करें। तो गद्दार नेहरू के जो वंशज हैं और उनके इर्द गिर्द और उन वंशजों के जो उपज हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ये समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, आरजेडी वाले, टीएमसी वाले, उनके मंसूबों को पर न चलें, इस समाज को बांटने वाले। तो
सर्वप्रथम तो आवश्यकता है कि भाई वो हमारा जो तबका रहा है वो समाज में हमसे अग्रणी रहा है, समाज को ज्ञान देता रहा है, समाज का गुरु रहा है, समाज को हमेशा रास्ता दिखाता रहा है। तो रास्ता दिखाने का तरीका यही है कि भारतीयता के माहौल को मजबूत करें, ये जात और जातिवादी शक्तियों को पस्त करें, कभी भी उनको परास्त करें, उनके जाल में, उनके मोह माया जाल में उनके न फंसे, उनके हथकंडों का शिकार न बने, उनके चुनावी हथकंडों का शिकार न हो। तो सर्वप्रथम जो है जितने भी हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, वो सिर्फ अपने को भारतीय समझे, तब जाकर के ये पस्त होंगे। और प्रभु तो प्रभु हैं, ईश्वरी शक्ति एक ही है, आप किसी भी रूप में समझिए। प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, प्रभु परशुराम, प्रभु विष्णु, शंकर भगवान सब एक ही हैं। और यही नहीं, वो सत्ता तो इतनी महान है कि उसी में अल्लाह के दर्शन करिए, खुदा के दर्शन करिए, वाहे गुरु का दर्शन करिए, गॉड का दर्शन करिए। एक रूपता में ताकत है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस झांसे में, इस भुलावे में, इस जाल में कदाप न आए ब्राह्मण। अब इसी को लेकर के मायावती भी ऐसे इतने अवसरवादी हैं कि जब जरूरत पड़ेगा तो तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जब इससे उनको सत्ता नहीं मिलेगी तो जिनको कहते हैं कि मारो जूते चार, फिर उसको बुलाएंगे और फिर उन्हीं भारतीय भाई बहनों के समाज में कोई चमचा ढूंढ लेंगे। वो चमचा कौन उनको मिला? इस मायावती को सतीश चंद्र मिश्रा मिला। सतीश चंद्र मिश्रा का नाम लेना भारतीय ओम ताकत दल के लिए एक तौहीन की बात है, लेकिन बीमारी तो बीमारी है तो बीमारी का नाम लेना ही पड़ता है भाई। वो सतीश चंद्र मिश्रा वकील है ना, लॉयर है ना, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको इतनी भी तमीज़ नहीं है ये ब्राह्मण है कि भारतीय हैं। बताए इसको। यही सवाल जो वो किया गया था असदुद्दीन ओवैसी से, वो भी वकील है सुप्रीम कोर्ट का। उसे यही सवाल किया गया था कि जिस पर तुम राजनीति करते हो वो मुसलमान है कि भारतीय हैं। तो यही सवाल जो है वो जो चमचा है बीएसपी का, और चमचा कहा जाएगा वो इसलिए कहा जाएगा कि इसी मायावती ने हमारे उन तबकों को इतना अपमानजनक ढंग से नारा लगवाया, मायावती और काशीराम ने, कि तिलक, तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। अब जब इस हथकंडे से उसको सत्ता नहीं मिली तो जिनके खिलाफ ये अपमानजनक जो है अभियान चलाया जूता मारने का, फिर उन्हीं को बुलाया इन चमचों के द्वारा, सतीश चंद्र मिश्रा जैसे वो चमचों के द्वारा। और चूँकि वकील है इसलिए भारतीय ओम ताकत दल का सीधा सवाल उससे है कि पहले तुम ये बता, जो ब्राह्मण है कि भारतीय है? ऐसे ये घातक और इस समाज के दुश्मन, कभी जो है सतीश चंद्र मिश्रा के रूप में, कभी जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के रूप में, कभी असदुद्दीन ओवैसी के रूप में, इनको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन पहचाने। दुख इस बात का है, बहुत दुख होता है कि अभी भी हमारे कुछ भारतीय भाई बहन इनके मोह माया जाल में क्यों फंसे हुए हैं। राष्ट्र की बात सोचते क्यों नहीं? राष्ट्र के महत्व को सोचने का धर्म आवश्यकता हर एक भारतीय भाई बहन की है। और राष्ट्र की बात आप तभी सोच सकते हैं जब अपने को इस राष्ट्र का अंग मानें, जाति के आधार पर नहीं। आप अपने को ब्राह्मण समझेंगे तो आपका अटैचमेंट भारत के साथ हो नहीं सकता। आप अपने को भारतीय मानिए और भारत के साथ जो है वो
और जो भी आपका लगाव है भारत के साथ और भारतीय भाई बहनों के साथ, तब जाकर के ये देश मजबूत होगा। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि अभी भी ये मानसिकता पड़ी हुई, इसीलिए ये समाज के विध्वंसक, समाज की विखंडनकारी वाली ताकतों के हौसले इस तरह से बढ़ रहे हैं। और इसीलिए उसी आधार पर ये जेएनपीसी के तमाम जो है यूट्यूबर्स और ये पत्रकार इस तरह का वो माहौल बना रहे हैं। यूपी का ब्राह्मण किधर, ये जो पत्रकार इस टाइप के जो कहते हैं कि भाई ब्राह्मण के, वो इस देश के बहुत ही खतरनाक देशद्रोही, भारतद्रोही गद्दार हैं। इसलिए जो पत्रकार जो है, उन पत्रकारों का नाम भी लिया गया है, लेकिन देश, हालांकि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं, वो कहाँ तक इन सबों का नाम याद रखें और ये क्या कर रहे हैं, इसके पीछे क्यों पड़े। लेकिन ये सब जेएनपीसी के द्वारा पाले गए वो पत्रकार उस ज़माने से हैं, और जेएनपीसी को सत्ता में वापस लाने के लिए तरह तरह के वो हथकंडे। हाँ, मैंने सुना है कि ये मायावती ने तो ब्राह्मण सम्मेलन कर लिया। अब ये अखिलेश मुलायम जो है वो सर्व सम्मेलन की बात, सब जो है भारतीय एवं ताकत दल की जो मुहिम है भारतीय एकता, उसी के प्रभाव को कम करने की साजिश से तरह तरह की नकल करने का ये इनका कुत्सित एक प्रयास है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन से विशेष निवेदन है कि इनको पहचानिए और इनकी साजिश को विफल करिए। तो सुनने में आया कि जब ये मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए ब्राह्मण सम्मेलन कर लिया और जो है सर्व एकता सम्मेलन इनका चल रहा है, प्रभु परशुराम की मूर्ति लगवाने का चल रहा है, तो ये सुनने में आया कि जेएनपीसी भी है उलेमा सम्मेलन। यही तो है इस समाज का विकार, भारतीय समाज का विकार, इस देश का विकार, जो मवाद है, पस है, यही है। उलेमा सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, फिर ठाकुर का भी सम्मेलन आ जाएगा। सारे इस तरह की अवधारणाओं को, सारे इस गतिविधियों को ध्वस्त करना होगा, और उस ध्वस्त करने की शुरुआत ईवीएम मशीन पर इनको जो है बिल्कुल माकूल जवाब, इनको जो है नस्ल में नाबूद करना होगा। सभी लोग मिल करके, सभी लोग, यानी कोई छूटे नहीं। अभी कुछ तबके से भागीदारी की खबरें नहीं आ रही हैं, बिल्कुल साफ अभी, लेकिन भारतीय जनता दल इन बातों से वो जरा भी वो हतोत्साहित नहीं है, बस उस प्रयास करने का। अब जैसे हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के जो भारतीय भाई बहनों के समाज का जो तबका है, उसको समझाने की जरूरत है। भाई, आपकी भूमिका हमेशा समाज में अग्रणी रही है, आप समाज के गुरु रहे हैं, रास्ता दिखाने वाले भी हैं, आप जो है पथ वो प्रदर्शक हैं। तो आपके जो है इस महान परंपरा का तकाजा है कि भारत राष्ट्र कैसे मजबूत हो, भारत राष्ट्र की सर्वोच्चता को साबित करिए, और समाज को तोड़ने वाली शक्तियों का शिकार मत बनिए। आप मत भूलिए कि हमारे भारतीय समाज के इसी आदरणीय तबके से हमारे वो चंद्रशेखर आज़ाद आए थे। हालांकि इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद पर ही जो है कोई आदर्श मानिए। आपके लिए आदर्श हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। आपके लिए जो है शहीद आजम भगत सिंह भी होना चाहिए। आपके लिए जो है वो अमर शहीद अशफाकुल्ला भी होना चाहिए। आपके लिए अमर शहीद खुदीराम बोस भी होना चाहिए, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के थे। आपके लिए अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, जो कि तमिलनाडु के थे, उनके लिए भी होना चाहिए। आपके लिए जो है जो झांसी की रानी जिसे कहा जाता है,
अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई के प्रति भी होना चाहिए। और आपका लगाव, आपकी श्रद्धा जो है हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा जो कि कर्नाटक थी उसके प्रति भी होना चाहिए। आपका सम्मान, आपका लगाव जो है जो अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू के प्रति भी होना चाहिए। सिर्फ जो है चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति नहीं। यदि किया तो फिर, यदि सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति ही किया तो फिर वही संकीर्णता का रोग लग जाएगा। ये पंजाब के लोग ये अक्सर गलती करते हैं। पंजाब के लोग भी करते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग भी करते हैं। पंजाब के लोग जब भी कोई इस तरह से कहता है सिर्फ एक फ़ोटो लगाते हैं, भगत सिंह, यानी उनके लिए सुभाष चंद्र बोस का कोई महत्व नहीं, उनके लिए चंद्रशेखर आज़ाद का कोई महत्व नहीं, उनके लिए खुदीराम बोस का कोई महत्व नहीं, उनके लिए अशफाकुल्ला जी का कोई महत्व नहीं। ये बहुत ही गलत है कि जिन अमर शहीदों ने पूरे देश को अपना एक माना, पूरी आवाम को एक माना, उसको ये फिर जो है फिर वो उसी संकीर्णताओं में बांटने की कोशिश करते हैं। पंजाब के लोग जब भी कोई आंदोलन करेंगे सिर्फ एक फ़ोटो लगाएंगे वो भगत सिंह का। बंगाल के लोग जब लगाएंगे तो सिर्फ एक फ़ोटो लगाएंगे वो सुभाष चंद्र बोस का। ये बहुत ही गलत है। आप लगाए तो सबका आप लगाइए, सबका सम्मान करिए। उसी प्रकार ये कहा जा रहा है कि हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय समाज के तबके, ब्राह्मण कहे जाने वाले जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, भारतीय समाज के जो तबका है उसकी जो इतिहास रहा है, उसकी जो परंपरा रही है, उसका जो योगदान रहा है भारतीय समाज को, कि वो पथ प्रदर्शक रहा है, समाज को रास्ता दिखाने वाला रहा है। अपवाद विकास अपवाद आप छोड़ दीजिए उसको, गुरु रहा है, शिक्षक रहा है। आज कुछ एकाध अपवाद की जिनकी विकृतियों को छोड़ दीजिए उसको, तो उसकी परंपरा का तकाजा है कि वो आज भारत राष्ट्र को बचाने का तकाजा है, भारत राष्ट्र को मजबूत करने का तकाजा है। जरा आप याद करिए, जापान जो है 1945 में तबाह हो गया था अमेरिका के इनके एटम बम से, जो कि नागासाकी और हिरोशिमा पर बरसाया गया था। उस तबाही के, बर्बादी के राख से वो उठ खड़ा हुआ। क्यों? वहाँ के आम जापानी लोगों की जो भावना है, वो कहते हैं कि हमारे लिए बौद्ध धर्म जो है वो पिता से भी बढ़ के है, और हमारा राष्ट्र जापान वो हमारे बौद्ध धर्म से भी बढ़ के है। यही भावना है। आज जो इस मुल्क में जो है इस देश विरोधी ताकतों का जो जमावड़ा लगा हुआ है, और वो उनको वोट मिल रहा है, वो शासन में, विधानसभाओं में, लोकसभा में पहुंच रही हैं, उसमें मुख्य कारण है कि अभी भी भावना कि हमारा देश सबसे ऊपर है और बाकी चीज़ें नीचे हैं। हमारा जो पंथ है, हिंदू सनातन, इस्लाम, सिख, ईसाई जो है, ये सब उसके नीचे ही आता है। ये भावना नहीं है। ये कितने जो है ये वो चला रहे हैं कि हिंदू सनातन जो है राष्ट्र से भी ऊपर है। ऐसे चलाने वाले को आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा। ये बहुत ही घातक हैं। ये वही उन कम्युनिस्टों का एजेंडा चला रहे हैं, जिससे देश में एक भेद विभेद पैदा हो, नफरत पैदा हो। और ये चलाने वाला जो गिरोह में खड़ा हुआ है वो है पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह। तो पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह में अभी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक खासा तबका अभी फंसा हुआ है। उसको बाहर निकालना, और बगैर पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह को ध्वस्त किए भारत राष्ट्र की मजबूती जो है, ऐसे गिरोहों की उसी तरह से वो असदुद्दीन ओवैसी गिरोह है। वो तो खैर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने शुरू कर दिया, उसको काले झंडे में दिखाए।
वो मुख्यमंत्री बनने चला था, अब वो उसके मंसूबे पर पानी भी फिर रहा है, अब वो अनाप शनाप कर रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से ये भारतीय जनता दल बस यही कहना चाहता है कि भाई आप संकीर्ण और विखंडन की राजनीति छोड़ करके भारतीयता की बात करिए ना। आप तो वकील हैं पेशे से, इसकी बात करिए, कहा कोई इधर उधर। लेकिन जो पुष्पेंद्र कुलशेखर गिरोह है, अभी भी उसकी गतिविधि अभी भी चल रही है, उसको ध्वस्त करना है। और उसको ध्वस्त करने की जिम्मेदारी और आशा और अपेक्षा भारतीय जनता दल अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से करता है कि उसकी गतिविधि को नष्ट में नाबूद करना है, ध्वस्त करना है। तो और वो हमेशा देश में जितनी भी समाज को मजबूत करने वाली, अब जैसे भाईचारा, भारतीय लोगों में भाईचारा कितना आवश्यक है, इसके लिए बराबर भारतीय जनता दल जो है ये प्रयास कर रहा है। इस भारतीय भाईचारा का भी वो मजाक उड़ाता है पुष्पेंद्र कुलशेखर, और वो उसका कोई आदमी आकर के बात करता रहता है, धमकी देता रहता है। अरे भारतीय जनता दल तो उसको खुली चुनौती दे रहा है कि उसमें नैतिक साहस हो तो एक बार जनता के सामने वो सामना तो करे। यदि पुष्पेंद्र कुलशेखर गिरोह को यह नैतिक साहस है तो भारतीयता का सामना करे, एक बार जो है भारतीय जनता दल के सामने जनता, और जनता इसको देखे, लाइव टेलीकास्ट देखे। लेकिन वो बिल में छुप करके जो है इस तरह की वो हरकत कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता दल ऐसे जो बिल में छुपे हुए पुष्पेंद्र कुलशेखर गिरोह जैसे हैं, उनमें इतना धुआं भरेगा भारतीयता का कि वो बिल से बाहर आकर के जो है उनको आना ही पड़ेगा और उनको छोड़ेगा नहीं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।